आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर अटैक के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास आपके लिए फ़ायदेमंद है। इससे आप किसी भी तरह के साइबर अटैक से बच सकते हैं, किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, या फिर जितने भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में मेनली हम 4 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, साइबर अटैक क्या होता है। नंबर 2, साइबर अटैक कैसे किया जाता है, मतलब इसका जरिया क्या होता है। नंबर 3, साइबर अटैक किसके द्वारा किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है। और नंबर 4, साइबर अटैक से कैसे बचा जा सकता है, यानी आप जैसे और मेरे जैसे आम लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हम कैसे इस साइबर अटैक से बच सकते हैं और हमें क्या नुकसान हो सकता है। इन सब बातों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं MS टेक टॉक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के वक्त में चाहे हम अपना निजी काम कर रहे हों, चाहे हम किसी भी तरह का ऑफिशियल काम कर रहे हों, सभी जगह कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट की आवश्यकता होती है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इनके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का और इन गैजेट्स का हमारी जिंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन जब तक ये गैजेट्स, मोबाइल, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स आपके नियंत्रण में रहते हैं, आपके कंट्रोल में रहते हैं, तब ये आपके लिए काम करते हैं, आपके काम को आसान बनाते हैं। लेकिन जब ये किसी दूसरे के नियंत्रण में आ जाएं तो ये फिर उसके लिए काम करेंगे और उसका काम आसान बनाएंगे और आपके लिए दुश्मन साबित होंगे। यही साइबर हमले का मूल उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइबर अटैक क्या होता है, साइबर हमला क्या होता है। जब कोई भी साइबर क्रिमिनल या साइबर अपराधी किसी एक कंप्यूटर के ऊपर या पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर डिजिटल हमला करता है तो उसको साइबर हमला कहते हैं या साइबर अटैक कहते हैं। इसमें उस साइबर क्रिमिनल के पास में भी कोई एक कंप्यूटर हो सकता है या हो सकता है पूरा कंप्यूटर का नेटवर्क उसके पास में हो और उसके जरिए ही वो किसी दूसरे कंप्यूटर पर या कंप्यूटर के नेटवर्क्स के ऊपर अटैक करता है। इस साइबर अटैक के द्वारा रिमोट कंप्यूटर्स को जाम किया जा सकता है, उनको पूरी तरह से ठप किया जा सकता है, बेकार किया जा सकता है। इसके अलावा वहां से डेटा चुराया जा सकता है, वहां से इंफॉर्मेशन, जानकारी चुराई जा सकती है और उसके अलावा रिमोट कंप्यूटर्स को अपना एजेंट बना करके भी छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर कंप्यूटर्स को अपना एजेंट बनाने से मेरा मतलब है कि रिमोट कंप्यूटर्स के अंदर अपनी स्क्रिप्ट या अपना प्रोग्राम इंस्टॉल करके उन कंप्यूटर्स को अपने नियंत्रण में ले लेना और उसके बाद में रिमोट कंप्यूटर पूरी तरीके से साइबर क्रिमिनल्स के लिए ही काम करता है। भले ही कंप्यूटर की उपस्थिति हमारे पास में हो, भले ही कंप्यूटर हमारे हाथ में रहे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन, डेटा शेयरिंग करेगा साइबर क्रिमिनल के साथ में। तो इस तरह से सारी जानकारियां साइबर क्रिमिनल्स के पास में पहुंचती रहती हैं। अब यहां पर दूसरा टॉपिक है साइबर हमला कैसे किया जाता है, मतलब किस जरिए से साइबर हमला किया जा सकता है। तो यहां पर एकमात्र जरिया है इंटरनेट। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी वेबसाइट का एक लिंक होता है, उसका एक IP एड्रेस होता है और जब तक हम उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करते तब तक हम उस वेबसाइट को विजिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स किसी भी तरीके से वो जो लिंक होता है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, आप तक उस लिंक को पहुंचाते हैं और जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके ऊपर साइबर अटैक हो सकता है। अब वो लिंक भेजने का जरिया क्या है, तो आपको अपने मोबाइल के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। मोबाइल्स की यदि बात करें तो सबसे पहला जरिया होता है SMS। हो सकता है आपके पास में कोई SMS रिसीव हुआ हो जिसके अंदर कोई लिंक दिया हो, जिसके अंदर कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो, किसी भी तरह का जॉब ऑफर आपके पास में आ सकता है, लॉटरी का झांसा भी आपको दिया जा सकता है और इस तरीके के मैसेज आपके साथ में शेयर किए जाते हैं, SMS आपको मिलते हैं और उनके अंदर एक लिंक होता है। आप उस मैसेज को पढ़ने के बाद में उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में फंस जाते हैं। दूसरा जरिया होता है व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशंस, जहां पर भी ढेरों लिंक शेयर किए जाते हैं। कई बार तरह तरह की गवर्नमेंट स्कीम बता करके और आपके साथ में शेयर की जाती हैं, कई बार कई तरह की लॉटरी स्कीम बता करके आपके साथ में शेयर की जाती हैं, या कई बार किसी भी तरह के लुभावने ऑफर्स आप तक पहुंचाए जाते हैं और उनके अंदर लिंक भी ऐड किया जाता है और आप बिना सोचे समझे उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं और आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं। तीसरा तरीका होता है फोन कॉल के जरिए। हो सकता है आपका नंबर कहीं से लीक हो गया हो और ऐसी एजेंसीज को मिल गया हो जो आपके साथ में फ्रॉड करना चाहती हैं, तो वो आपको सिंपली कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहते हैं
उनमें हो सकता है वो किसी लिंक के ऊपर आपको लेकर के जाएं या कोई लिंक आपको प्रोवाइड करें, वहां पर आपको क्लिक करने के लिए कहें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कहें, तो ऐसे केस में भी आप उनके चंगुल में फंस सकते हैं। चौथा तरीका हो सकता है डायरेक्ट इंटरनेट ओपन करना। जब भी आप अपने ब्राउजर के अंदर किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो सबसे पहले जब आपको किसी टॉपिक की जानकारी नहीं होती तो आप उसको गूगल में सर्च करते हैं और तरह तरह की वेबसाइट्स आपके सामने निकल करके आती हैं। जब आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन वेबसाइट का पता नहीं होता तो आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके और अननोन वेबसाइट को विजिट करते हैं और वहां पर भी आपके साथ में ऐसा फ्रॉड हो सकता है। और इसके अलावा एक तरीका हो सकता है ईमेल्स के जरिए। हालांकि ईमेल सभी लोग काम में नहीं लेते, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ईमेल इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने अपने ईमेल के इनबॉक्स में देखा होगा तरह तरह की ईमेल आपको रिसीव होती हैं, जिनमें कई बार ऐसी ईमेल्स भी आती हैं जिनके अंदर अटैचमेंट होते हैं। कुछ अननोन ईमेल्स जिसमें सेंडर का पता नहीं होता है और साथ में अटैचमेंट भी होता है। आप अनजाने में उस अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं देखने के लिए कि क्या है उस अटैचमेंट के अंदर, और आप उनके चंगुल में फंस सकते हैं। कई बार ईमेल्स के जरिए डायरेक्ट लिंक भी आपके पास में आ जाते हैं, तो उन लिंक्स पर विजिट करके भी आप साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में फंस सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनके जरिए साइबर अटैक किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइबर अटैक कौन करता है और क्यों करता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। तो साइबर अटैक कौन करता है इसको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ कुछ साइबर क्रिमिनल्स ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है कोई एक व्यक्ति हो या फिर कुछ लोगों का ग्रुप हो। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को ठगना, उनसे किसी भी तरीके से धन ऐंठना। इसके लिए वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, किसी भी तरह की फिरौती की मांग कर सकते हैं। तो यही सब कुछ उनका उद्देश्य होता है। दूसरी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट लेवल पर भी होता है, सरकारों के लेवल पर भी होता है। विभिन्न देशों के अंदर सरकारों के पास में भी ऐसी टीम रहती है जो कि इस तरह का काम करती है। जब किसी दूसरे देश के अंदर जासूसी करनी हो या वहां के सिस्टम ठप करने हो, जाम करने हो, सिस्टम को डैमेज करना हो, या फिर वहां से जानकारियां चुरानी हो, या फिर वहां पर जासूसी करनी हो, तो उस केस के अंदर कुछ सरकारें भी ऐसा काम करती हैं। जैसा कि पिछले दिनों हमने खबर सुनी थी कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर साइबर अटैक किया है, और पिछले दिनों भारत के अंदर भी एक खबर छपी थी कि चाइना ने भारत के ऊपर भी 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक्स किए हैं। तो यहाँ पर दो तरह के लोग हो गए, निजी तौर पर यह हमला किया जा सकता है या फिर सरकारी तंत्र के द्वारा भी यह हमला किया जा सकता है, और इसका उद्देश्य पैसे ऐंठना भी हो सकता है, इसके अलावा जासूसी करना भी हो सकता है, सिस्टम्स को ठप करना भी हो सकता है, या जानकारियां चुराना भी हो सकता है। अब बात करते हैं साइबर अटैक से कैसे बचा जा सकता है। आप जैसे और मेरे जैसे आम लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हमारे डेटा, हमारी जानकारियां सुरक्षित रह सकें और हम किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी या साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बच सकें। तो सबसे पहली बात, आपको किसी भी तरह के अननोन लिंक के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना है। चाहे आपको एसएमएस के द्वारा लिंक प्राप्त हुआ हो, चाहे आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा लिंक प्राप्त हुआ हो, चाहे आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर आदि के द्वारा प्राप्त हुआ हो, या फिर आपको फ़ोन कॉल से किसी ने ऐसा करने के लिए कहा हो, आपको किसी भी सूरत में अननोन लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है जब तक कि आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं हो कि भेजा गया लिंक पूरी तरह से ऑथेंटिक है और जिस व्यक्ति ने आपको भेजा है वो भी पूरी तरह से ऑथेंटिक है, उसको आप पर्सनली जानते भी हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के लालच में आने से बचें। कई बार आपके पास में लॉटरी के मैसेज आते हैं, कई बार आपके पास में जॉब्स के ऑफर आते हैं, या तरह तरह के लुभावने ऑफर्स आते हैं। कोई आपको महंगी चीज़ सस्ते दामों पर बेचने की बात करता है, तो ऐसे किसी भी ऑफर के झांसे में नहीं आए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब भी कभी आपको ऐसा मैसेज देखने को मिले जिसमें गवर्नमेंट ऑफर्स की बात की जाती है, तो गवर्नमेंट की खुद की जो वेबसाइट होती है गवर्नमेंट डोमेन वाली, जिनके एंड में वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसके एंड में gov.in आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको nic.in देखने को मिलेगा, तो उन वेबसाइट को विजिट करके और ऑथेंटिक न्यूज़ वहाँ से आप ले सकते हैं। तभी आपको केवल विश्वास करना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप अपने ब्राउज़र के अंदर इंटरनेट ब्राउज करते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, तो एड्रेस बार को एक बार ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ पर जिस वेबसाइट के ऊपर आप विजिट कर रहे हैं क्या उसके अंदर HTTPS यूज़ हुआ है, सिक्योर सर्टिफिकेट यूज़ हुआ है या नहीं। तो केवल सिक्योर वेबसाइट्स को ही विजिट करें जिनके अंदर HTTPS का यूज़ किया गया हो, अन्यथा वेबसाइट को विजिट नहीं करें। इसके अलावा किसी भी तरह का OTP और पासवर्ड किसी अन्य के साथ में शेयर नहीं करें। अपने कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ATM या डेबिट कार्ड की डिटेल्स किसी के साथ में भी शेयर नहीं करें। बैंक आपसे कभी भी ऐसी जानकारी नहीं मांगता है। कभी कभार आपके पास में कुछ अननोन कॉल्स आ जाते हैं और आपसे OTP के बारे में पूछते हैं कि हाँ, हम फला बैंक से आपके पास में कॉल कर रहे हैं, वेरिफिकेशन का कॉल है, आपके मोबाइल के ऊपर कोई OTP आएगा तो वो हमें बताएं। तो अपना OTP कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं करना
करना चाहिए, कभी भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। तो आप किसी भी तरह के साइबर अटैक से या साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, आप जितने भी लॉगिन अकाउंट्स यूज़ करते हैं, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, चाहे किसी भी तरह का सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो, वहाँ पर हमेशा सिक्योर पासवर्ड ही यूज़ करें, नॉर्मल पासवर्ड यूज़ नहीं करें। इसके साथ साथ 2 वे ऑथेंटिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को ज़रूर लागू करें। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना दिए हैं, आपको आई बटन के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है और किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, और इसके अलावा सिक्योर पासवर्ड कैसे जनरेट किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इसके अलावा इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ में भी शेयर करें, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएं ताकि वो भी किसी भी तरह के साइबर हमले से, साइबर अटैक से बच सकें। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।